हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर जो आपके सिलेबस में हैं और जो आपके सिलेबस में नहीं भी है उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस आप तक पहुंचाए जाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बिल्कुल फ्री में विदाउट चार्जिंग अ सिंगल मनी। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पर। और इसी वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का जो 5th चैप्टर पर हम बात कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे जो बात कर रहे हैं, उसमें हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स पढ़ने वाले। मतलब इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या खास बातें हैं, क्या फायदेमंद बातें हैं जिसने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन बहुत आसान कर दिया, और क्या ऐसी बातें हैं जो पुराने साइंटिस्ट कौन से थे जो अर्लियर अटेम्प्ट्स में आए थे क्लासिफिकेशन में, डॉबिनेर हो गए, न्यूलैंड हो गए, इन्होंने नहीं हमको बताया था, लेकिन काफी चीजें मेंडलीव से हमें क्लियर हो गई। वो क्या अचीवमेंट है, इस वीडियो में उस अचीवमेंट की बात की जाएगी। सबसे पहली बात, मेंडलीव रेक्टिफाइड द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स विच वर कैलकुलेटेड इनकरेक्ट इनिशियली। मतलब जब मेंडलीव के लॉ की हम बात करते हैं तो मेंडलीव का लॉ क्या कहता है? मेंडलीव का लॉ ये कहता है कि जब एटम्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज करोगे, जितने भी एटम्स है जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज करोगे तो इनकी डिफरेंट ग्रुपिंग्स की जाएगी। ग्रुपिंग्स मतलब ग्रुप्स बना दिए जाएंगे जो आप वर्टिकल कॉलम्स मान सकते हो और हॉरिजॉन्टल रोज में भी मान सकते हो। हॉरिजॉन्टल रोज वाले प्रिसाइसली पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल कॉलम्स वाले ग्रुप्स कहते हैं। तो उस ग्रुप में जो एलिमेंट आएंगे या एटम्स आएंगे उन सब की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी, सिमिलर होगी। तो उस हिसाब से जब पोजीशन देखते चले गए तो मेंडलीव को लगा कि यार यहां पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट आ रहा है लेकिन इसका मास ये बताया गया है, कुछ एक वैल्यू आप मन में सोच लो कि उस एलिमेंट का कुछ मास बताया गया है। लेकिन जब मेंडलीव उसको अरेंज करने लगे तो मेंडलीव साहब को यह लगा कि नहीं यार, इस एलिमेंट का हो सकता है मास गलत कैलकुलेट किया हो, क्योंकि जो इसकी पोजीशन है, जिस हिसाब से ये जिस ग्रुप में आना चाहिए, जिस हिसाब से इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उस हिसाब से इसका ये वाला पर्टिकुलर मास होना चाहिए, ना कि वो जो हमको पहले से बताया गया है। तो मेंडलीव ने कहा एक बार फिर से इसका एटॉमिक मास चेक करते हैं, और फिर मेंडलीव साहब सही निकले। ऐसे एक दो एटम नहीं है जिसकी मैं यहां पर बात कर दूं, ऐसे कई एटम्स थे जिनको मेंडलीव के कारण सही एटॉमिक मास मिला। मतलब उनका एटॉमिक मास पहले गलत कैलकुलेट किया गया था और बाद में उस मास को सही किया गया। तो मेंडलीव की वजह से कई गलत एटॉमिक मासेस को करेक्ट करा गया। यह पहला फायदा था, यह पहला अचीवमेंट था। दूसरा अचीवमेंट क्या था इसमें? चलो हम दूसरे अचीवमेंट की बात करते हैं। तो दूसरा अचीवमेंट इसमें क्या था? दूसरा अचीवमेंट था इसमें कि मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। यह सबसे अच्छी बात थी इनके टेबल की। मेंडलीव साहब ने क्या करा? मेंडलीव साहब ने जल्दबाजी नहीं करी। किस चीज की जल्दबाजी नहीं करी? उनने कहा कि एक एलिमेंट मेरे पास है लेकिन इससे मैच करती हुई प्रॉपर्टीज का दूसरा एलिमेंट अभी मेरे पास नहीं है। एक एलिमेंट है उनके पास लेकिन इससे मैच करती हुई प्रॉपर्टी का एलिमेंट अभी फिलहाल डिस्कवर्ड नहीं है। तो इसका मतलब वो एलिमेंट अगर हो जाता डिस्कवर तो इसके साथ ग्रुप में आ जाता, जिस एटम की वो लेकर वो बात कर रहे हैं। लेकिन उनने कहा कि अगर अभी डिस्कवर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, आने वाले समय में हो सकता है वो डिस्कवर्ड हो जाए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस एलिमेंट के नीचे एक खाली जगह छोड़ देता हूं, गैप छोड़ देता हूं, और आने वाले भविष्य में कभी वो एलिमेंट आया जिसकी प्रॉपर्टी इस वाले एलिमेंट से मैच करती हो तो आप उस एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के नीचे रख देना। एग्जाम्पल देता हूं, अब उस और इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे उनने बोला कि अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम की अपनी प्रॉपर्टीज होती है और एल्यूमिनियम से मैच करती हुई प्रॉपर्टी का एलिमेंट अभी उनके पास नहीं है जो कि एल्यूमिनियम के ही ग्रुप में आएगा। तो उनने क्या करा? उनने कहा कि मैं एक काम करता हूं, एल्यूमिनियम के नीचे एक खाली डब्बा छोड़ देता हूं और इस खाली डब्बे को बोल देता हूं एक्का एल्यूमिनियम। एक्का एल्यूमिनियम, एक्का मतलब इट्स अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब वैसे तो वन होता है, लेकिन एक्का एल्यूमिनियम से वो ये बताना चाहते थे कि जो एल्यूमिनियम के जैसा हो प्रॉपर्टी वाइज, मतलब प्रॉपर्टीज जिसके एल्यूमिनियम से मैच करती हो। और मेंडलीव साहब ने कहा कि ऐसा एलिमेंट अभी तो डिस्कवर्ड नहीं हुआ लेकिन आने वाले समय में अगर डिस्कवर्ड होगा तो एक काम करना, इस डब्बे में उसको जगह दे देना और मैं एक्का एल्यूमिनियम करके इस जगह को छोड़ देता हूं।
ये एक्का एल्यूमिनियम करके उन्होंने एक जगह बना दी जो एल्यूमिनियम के नीचे बनाई गई थी, इस उम्मीद में कि आने वाले समय में कोई एल्यूमिनियम की जैसी प्रॉपर्टी का मैच करेगा तो यहां रखेगा। यह सबसे सही बात थी इनकी। मतलब इनने कोई जल्दबाजी नहीं करी कि जितने एलिमेंट है उन्हीं में से ढूंढ लो कोई एल्यूमिनियम के जैसा और रख दो, जबरदस्ती नहीं करी। उन्होंने कहा नहीं हो सकता ऐसा एलिमेंट आया ही नहीं है जिसके एल्यूमिनियम से प्रॉपर्टी मैच करे। यही बात न्यूलैंड ने नहीं करी थी। न्यूलैंड ने क्या कर दिया, सीधे उठाकर एलिमेंट जितने थे उनको लगा कि इतने ही हो सकते हैं और इतने ही उनने भरकर रख दिए, जिसके कारण उनका लॉ फेल हो गया। यह बहुत बड़ा रीजन था न्यूलैंड के लॉ का फेल होने का। तो उनने क्या करा, मेंडलीफ ने क्या करा कि एल्यूमिनियम के नीचे जगह बना दी जिसको बोल दिया एक्का एल्यूमिनियम। बाद में उनकी बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि बाद में एक नया एटम आया जिसका नाम था गैलियम, और गैलियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच कर गई किसके साथ, एक्का एल्यूमिनियम के साथ। तो फिर गैलियम को इस जगह पर भरा गया विद द सिंबल Ga, विद द सिंबल Ga। गैलियम करके एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड हुआ जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच कर गई। ऐसा उनने एक और दो जगह और किया। एक और जगह जिसमें से थी वो थी सिलिकॉन के नीचे। उनने सेम जगह सिलिकॉन के नीचे भी छोड़ दी और उस डब्बे को नाम दे दिया क्या, खाली जगह को नाम दे दिया एक्का सिलिकॉन। तो इस जगह को नाम दे दिया उनने एक्का सिलिकॉन और बोला सिलिकॉन से मैच करती हुई प्रॉपर्टी का एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं है लेकिन आने वाले समय में जरूर डिस्कवर्ड होगा, तो उसको यह जगह देना। यह बात भी उनकी बिल्कुल सही निकली, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वाकई में एटम डिस्कवर्ड हो गया था जिसका नाम था जर्मेनियम। एक एलिमेंट आ गया था जिसका नाम था जर्मेनियम, और जर्मेनियम के साथ इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच करती रही, तो इस जगह को भर दिया Ge, यानी कि जर्मेनियम के सिंबल से। सेम चीज उन्होंने बोरॉन के साथ भी करी, क्योंकि बोरॉन के साथ भी उनकी यही प्रॉपर्टी सेम मैच हो गई, तो उन्होंने बोरॉन के साथ भी ये चीज करी। सो further Mendeleev left some gaps in the periodic table. Instead of looking upon these gaps as defects, Mendeleev predicted the existence of some element that had not been discovered at that time. उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं थे, ये कोई डिफेक्ट नहीं थे, बल्कि ये अच्छी बात थी कि ये खाली जगह उनने छोड़ी है। Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numeral Ekka. संस्कृत न्यूमरल एक्का रखा जिसका मतलब होता है 1, एका बोलते हैं उसको अपन, तो एका का मतलब होता है 1, टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। और उसी ग्रुप के जो एलिमेंट जिसके नीचे वो जगह खाली छोड़ रहे हैं उसी एक्का के आगे उस एलिमेंट का नाम रख दिया। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ रहे हैं तो एक्का एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़े तो एक्का सिलिकॉन। ऐसा बोरॉन के नीचे भी जगह छोड़ी, एक्का बोरॉन, और बोरॉन की जगह पर आया था स्कैंडियम, तो वो उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। हालांकि बोरॉन को हमने स्कैंडियम के नीचे एकदम से नहीं रखा है, लेकिन यस बोरॉन और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी मैच करती है। फॉर इंस्टेंस आगे बात आई गई है, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, यही 3 एलिमेंट है जो बाद में आए, उस समय नहीं थे जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बन रहा था। डिस्कवर्ड लेटर, जो बाद में डिस्कवर्ड हुए, हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू स्कैंडियम की प्रॉपर्टी बोरॉन से, गैलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से एंड जर्मेनियम की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से। दैट्स व्हाई दे वर टर्म्ड एज एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। और इसी वजह से इनका नाम इनिशियली वो जो जगह थी जहां पर इनको रखा गया उसको एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन बोला गया था मेंडलीव के द्वारा। The properties of Ekka aluminium predicted by Mendeleev and those of the element gallium which was discovered later and replaced Ekka aluminium were almost similar. मतलब जो प्रॉपर्टी एक्का एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम के जैसे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की मेंडलीव ने उस समय प्रेडिक्ट कर दी थी, लगभग वही प्रॉपर्टीज वाकई में गैलियम में पाई गई। मतलब गैलियम जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ तो उसमें वही प्रॉपर्टी पाई गई जो मेंडलीव ने कई साल पहले प्रेडिक्ट कर दी थी। तो इससे यह साबित होता है कि मेंडलीव बिल्कुल सही थे अपनी जगह पर कि यहां पर कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड नहीं है लेकिन आने वाले समय में डिस्कवर्ड होंगे। और इसका हमें साक्षात प्रूफ इस बात से पता चलता है, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आपको इसका साक्षात प्रूफ बताता हूं। स्क्रीनशॉट लो। इसका हमें साक्षात प्रूफ इस बात से पता चलता है कि जब हम प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं, किस प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं, एक्का एल्यूमिनियम की प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज को। कौन सी प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज है ये? वो प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज है जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी कि अभी नहीं डिस्कवर्ड ये एलिमेंट लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है, और ये रियल प्रॉपर्टीज है उस एलिमेंट की जो आने वाले भविष्य में हो गया डिस्कवर्ड।
मतलब मेंडलीफ के टाइम पर जो भविष्य था, उसके बाद जब वो समय आया तो उसमें डिस्कवर्ड हो गया कौन, गैलियम। उसकी रियल प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया मेंडलीफ की प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज से। मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट किया था कि उसका जो एटॉमिक मास होगा वो 68 के आसपास होगा, क्योंकि मास तो बता ही सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो पहले वाला कम मास का होगा और उसके बाद वाला ज्यादा मास का होगा। तो मेंडलीफ ने दिमाग लगा लिया कि भैया इसके और इसके बीच में जो मास होगा वही मास उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के पास होगा जो अभी नहीं डिस्कवर्ड है, लेकिन आने वाले समय में डिस्कवर्ड होगा। तो उनने प्रेडिक्ट कर लिया कि उसका मास लगभग 68 के आसपास होगा। बिल्कुल सही, रियल प्रॉपर्टी ऑफ गैलियम में मास 69.7 होता है, क्लोज टू 68। तो ये बिल्कुल सही निकले कि 69.7 गैलियम का एग्जैक्ट रियल जो मास होता है वो 69.7 होता है, और मेंडलीफ ने लगभग इसी के आसपास का प्रेडिक्शन दिया था। सेकेंड, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। उन्होंने कहा था कि जो भी एलिमेंट होगा उसका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 होगा। बिल्कुल सही, गैलियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला भी Ga2O3 होता है। तो गैलियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला Ga2O3 होता है। वैसे E2O3 उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, जहां पर E वो एलिमेंट था जो उस समय डिस्कवर्ड नहीं था, बाद में गैलियम हुआ तो गैलियम का भी फॉर्मूला वही पाया गया जो मेंडलीफ ने डिस्कवर्ड किया था। तीसरा, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3 प्रेडिक्ट किया था। किसने प्रेडिक्ट किया था? मेंडलीफ ने। तो यह प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली, क्योंकि रियल प्रॉपर्टी ऑफ गैलियम में गैलियम का भी क्लोराइड GaCl3 होता है, गैलियम ट्राइक्लोराइड। मतलब मेंडलीफ ने यह बात प्रेडिक्ट कर ली थी कि जो क्लोराइड्स होंगे वो ECl3 टाइप के होंगे, मतलब ट्राइक्लोराइड होगा उस एलिमेंट का, और गैलियम ने भी ट्राइक्लोराइड बनाया। यही सेम प्रॉपर्टी जब उनने स्कैंडियम और एक्का बोरॉन के लिए कंपेयर की, और यही सेम प्रॉपर्टी जब उनने एक्का सिलिकॉन या और जर्मेनियम के आपस में कंपेयर करी, तो भी उनको वही सफलता मिली जो इसके कंपैरिजन में मिली। तो यह बात मेंडलीफ की बहुत ज्यादा मानी जाती है, और इस कारण से मजबूर होना पड़ा यह मानने के लिए कि नहीं यार, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सही है और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। क्योंकि आप सोचो कि एक ऐसा पीरियोडिक टेबल जो 63 एलिमेंट, 63 एलिमेंट्स उस समय जो डिस्कवर्ड है वो तो क्लासिफाई कर ही रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट जो अभी डिस्कवर हुए भी नहीं है उनको भी क्लासिफाई कर दिया। मतलब आप सोचो ये थ्योरी कितनी आगे की सोच रही है। 63 एलिमेंट जो डिस्कवर्ड है उनको तो कर ही दिया, जो डिस्कवर्ड नहीं भी है उनको भी कर दिया अभी से डिस्कवर्ड, की उनको इस जगह पर रख देना, आगे चलकर डिस्कवर्ड हो तो हम अभी से उनकी जगह बता देते हैं। तो यह बात बहुत मानी गई और मेंडलीफ की यह सबसे बड़ा अचीवमेंट था। क्लियर हो गया? आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे आता हूं। इसके बाद एक और अचीवमेंट थी, नोबल गैसेस। बोले तो भैया ऐसे एलिमेंट जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी शून्य होती है, मतलब केमिकली रिएक्ट करते ही नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं करते केमिकली रिएक्ट। उस समय ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड था ही नहीं। किस समय? मेंडलीफ के समय पे, जब मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आ रहा था, तो उस समय तक उनका कोई भी ऐसा एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं था जो केमिकल रिएक्टिविटी शून्य रखे, यानी कि नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी। बाद में ये काफी नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई, लेकिन इनकी जगह पहले से ही मेंडलीफ ने तय कर दी थी। मेंडलीफ ने पहले ही कह दिया था कि भाई साहब मैं एक जीरोथ ग्रुप बनाकर छोड़ रहा हूं, ये एक जीरोथ ग्रुप है, और इस जीरोथ ग्रुप में आप कुछ मत करना, ये जीरोथ ग्रुप में आप कुछ मत करना, इसको अभी तो मैं खाली छोड़ रहा हूं, लेकिन कई अगर आगे चलकर आपको इसमें कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गया जिसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, तो उसको इस जगह पर रख देना, और हमारे पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। मतलब हमने जो एलिमेंट रखकर गए वो वहीं यथायथ रहेंगे, लेकिन बाकी एलिमेंट को आप इस जगह पर रख देना। खास तौर से जीरो ग्रुप को वहां रखना, जिनके लिए मैंने अलग से ग्रुप बनाया है जीरो ग्रुप, वहां पर उन एलिमेंट्स को रखना जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी शून्य है, यानी कि नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस उनके टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी रिएक्टिविटी शून्य होगी, तो उसके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया। सो नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन have been discovered later, बाद में डिस्कवर्ड हुई, because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. बहुत बाद में डिस्कवर्ड हुई। One of the strength of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order.
तो यह सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट भी डिस्कवर्ड हो गया जिसकी रिएक्टिविटी शून्य है, जो रिएक्ट करता ही नहीं किसी से, तो उनको भी हम क्लासिफाई कर चुके हैं, मेंडलीव उनको क्लासिफाई कर चुके हैं, उनकी अलग जगह बना चुके हैं, जिनको एक जीरोथ ग्रुप में रखा था और इसी जीरोथ ग्रुप में बोला कि उन एलिमेंट्स को रखेंगे। तो बाद में हमने जाकर जितनी भी नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर्ड हुई वो सब एक ग्रुप में पटक दी और हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्डर को कोई डिस्टर्बेंस, कोई नुकसान नहीं हुआ या उसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़े। तो ये थे अचीवमेंट्स किसके? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। तो ये थे अचीवमेंट्स किनके? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। और इन्हीं अचीवमेंट्स के कारण मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत टाइम तक माना गया, बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया केमिस्ट्री के लिहाज से और एलिमेंट के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिहाज से। हालांकि इस पीरियोडिक टेबल में अपनी कुछ कमियां थी, बहुत सारी गलतियां थी जो बाद में उजागर हुई, जिसके कारण मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को खारिज कर दिया गया। क्या थी वो कमियां, क्या थे वो लिमिटेशंस, उसको हम लोग अगले वीडियो में 100% देखेंगे स्टूडेंट, जिसमें हम लोग पूरी लिमिटेशंस और क्यों मेंडलीव को रिजेक्ट किया गया उसके बारे में जानेंगे। और जैसा कि अभी आप जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अवेलेबल है, जहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।